हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए स्पेशली चैप्टर नंबर 6 लेके आया हूँ। और ये आपका अकाउंट का चैप्टर है, रोकड़ बही और उसके प्रकार। तो कैश बुक्स एंड इट्स टाइप की बात करते हैं, प्रस्तावना में बात करते हैं। तो आपने आगे के सहायक बहियों के प्रकरण में कुछ सहायक बहियों का अध्ययन किया। इस प्रकरण में आप सहायक बही के एक महत्व के प्रकार रोकड़ बही कैश बुक का अध्ययन करेंगे। रोकड़ बही एक प्रकार की सहायक बही ही है। सामान्य रूप से कोई भी प्रकार के व्यवहार तथा या धंधे में दो प्रकार के व्यवहार देखने को मिलती है। रोकड़ व्यवहार कैश ट्रांजेक्शन, उधार या साख के व्यवहार क्रेडिट ट्रांजेक्शन। साख के व्यवहार साख के व्यवहार अभी भी भविष्य में रोकड़ व्यवहार में ही बदले जाते हैं। जैसे कि यदि माल का उधार साख पर विक्रय किया जाए तो हाल में साख का पर है, परंतु भविष्य में निश्चित अवधि में उस विक्रय के लिए उपज होती है और उस समय उधार व्यवहार रोकड़ व्यवहार बनता है। रोकड़ व्यवहार बनने का लेखा उसके लिए रोकड़ रोजनामचा के उपविभाग के रूप में रोकड़ बही में व्यवस्था करते हैं। रोकड़ बही का अर्थ, रोकड़ व्यवहारों का लेखा करने के लिए तैयार की जाने वाली सहायक बहियों को रोकड़ बही कहते हैं। रोकड़ बही में रोकड़ व्यवहारों का लेखा किया जाता है। रोकड़ आवक और रोकड़ जावक का लेखा रोकड़ बही में किया जाता है। रोकड़ बही में नियत समय के अंत में रोकड़ शेष कैश बैलेंस जाना जा सकता है। रोकड़ बही या रोजनामचा या रोकड़ खाता दोनों ही की ज़रूरत पूरी करता है, कारण कि रोकड़ बही खाते में स्वरूप में तैयार किया जाता है। रोजनामचा रोकड़ बही उधार पक्ष में आवक और आय पक्ष और जमा बही में जावक या व्यय पक्ष के रूप में जाना जाता है। रोकड़ बही की उपयोगिता या महत्व, समय और श्रम की बचत। रोकड़ व्यवहारों को रोजनामचे में लिखे बिना सीधे ही रोकड़ बही में लिखने जिससे रोकड़ खाता अलग से बनाना नहीं पड़ता है, इसीलिए कह सकते हैं कि रोकड़ बही या रोजनामचा रोकड़ बही दोनों की जरूरत पूरी करता है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। श्रम विभाजन का लाभ, रोकड़ बही रोजनामचे से अलग रखे जाने से उसे तैयार करने की जिम्मेदारी अलग से किसी निश्चित व्यक्ति को सौंप सकते हैं, जिससे श्रम विभाजन का लाभ प्राप्त हो सकता है। तीसरा, रोकड़ शेष की जानकारी। रोकड़ बही रखने से प्रतिदिन दिन के अंत में अथवा तो अमुक निश्चित समय नियत मुद्दत के अंत में कितनी रोकड़ शेष है यह जान सकते हैं। गबन कपट की जानकारी प्राप्त करना, प्रतिदिन और निश्चित समय के अंत में रोकड़ बही का शेष निकाले जाने पर हाथ पर के वास्तविक रोकड़ शेष और उसकी तुलना कर सकते हैं, और यदि कोई भूल या रोकड़ का गबन हुआ है तो उसे तुरंत ही मिलाया जा सकता है। बैंक खाते का समावेश, धंधे की आवश्यकता और व्यवहारों को स्वरूप और प्रमाण अनुसार अलग अलग प्रकार के से रोकड़ बही तैयार कर सकते हैं। यदि 3 खानों वाली रोकड़ बही रखी जाती है तो रोकड़ बैंक बट्टा व्यवहारों के लेखा कर सकते हैं, जिससे अलग से बैंक खाता रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। रोकड़ बही के प्रकार, रोकड़ धंधा व्यापार की शुरुआत अनुसार रोकड़ बही तैयार कर सकते हैं। रोकड़ बही के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला, साधारण रोकड़ बही। दूसरा, 2 खानों वाली रोकड़ बही। 2 खानों वाली रोकड़ बही के 3 प्रकार होते हैं बच्चों, जिसमें पहला रोकड़ और बट्टा खानों वाली रोकड़ बही, बैंक रोकड़ और बैंक खानों वाली रोकड़ बही, बैंक और बट्टा खानों वाली रोकड़ बही। और 3 खानों वाली रोकड़ बही माने रोकड़ बट्टा और बैंक खानों वाली रोकड़ बही। सबसे पहले बच्चे हम लोग पढ़ेंगे साधारण रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही केवल रोकड़ के व्यवहारों का ही लेखा करती है, जिसमें रोकड़ की आवक और जावक लिखी जाती है। रोकड़ बही का स्वरूप खाता जैसे ही होने से उसके दोनों भागों में बांट दिया जाता है, और रोकड़ बही के बाईं ओर के भाग को उधार पक्ष या आय का पक्ष आवक पक्ष के रूप में जाना जाता है, जबकि दाईं ओर के भाग को जमा पक्ष व्यय पक्ष जावक पक्ष भुगतान पक्ष के रूप में जाना जाता है। रोकड़ खाता यह माल संपत्ति खाता, इसीलिए धंधे के जब रोकड़ आती है तो रोकड़ खाता उधार, और जब रोकड़ जाए तो रोकड़ खाता जमा किया जाता है। इसीलिए रोकड़ बही में उधार पक्ष में आवक आय पक्ष और जमा पक्ष में व्यय जावक पक्ष के रूप में जाना जाता है। रोकड़ की आवक से जावक कभी भी ज़्यादा न होने से रोकड़ खाते की उधार बाकी ही होती है, इसीलिए रोकड़ की उधार पक्ष में सर्वप्रथम रोकड़ शेष प्रारंभ का शेष रोकड़ बाकी आगे लाई के रूप में दर्शाया जाता है, और रोकड़ जमा पक्ष में अंतिम शेष ज्ञात करके बाकी शेष आगे ले गए के रूप में दर्शाया जाता है। संक्षेप में, रोकड़ बही में उधार पक्ष में रोकड़ शेष की प्रारंभिक बाकी और रोकड़ आवक लिखी जाती है, जबकि रोकड़ बही में जमा पक्ष में रोकड़ की जावक बाकी और अंत में रोकड़ की अंतिम शेष बाकी ज्ञात की जाती है। उदाहरण, साधारण रोकड़ बही का नमूना। ये साधारण रोकड़ बही का नमूना है।
जैसे कि श्री डैश की रोकड़ बही उधार, ये देखो यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है बच्चों, इससे दो भागों में बांटा गया। इधर का पक्ष है तारीख, विवरण, आवक या आय, रसीद नंबर, खाता पृष्ठ नंबर, रोकड़। सामने तारीख, विवरण, व्यय, जावक, वाउचर नंबर, खाता पृष्ठ नंबर और रकम। रोकड़ बही के उधार पक्ष का योग जमा पक्ष के योग से अधिक होने से रोकड़ बही के अंतिम बाकी को उधार बाकी गिना जाता है। रोकड़ बही के किसी भी स्वरूप में रोकड़ खाने में बाकी निकालने पर यदि यही स्थिति देखने को मिलती है, गैर रोकड़ बिन रोकड़ व्यवहारों की असर रोकड़ बही में नहीं दी जाती है। हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे बच्चों। श्री रमेश भाई के फरवरी 2005 के निम्नलिखित व्यवहारों पर से साधारण रोकड़ बही तैयार कीजिए। फरवरी का पूरा महीना है यहाँ पे बच्चों। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। उत्तर, श्री रमेश भाई के फरवरी 2015 की साधारण रोकड़ बही उधार और जमा। सबसे पहले 1 फरवरी 2015 को हाथ पर रोकड़ शेष, तो बच्चों रोकड़ शेष किस तरफ आती है? उधार पक्ष में। हम लिखेंगे 1 फरवरी 2015 शेष आगे लाए, जिसको प्रारंभिक शेष कहते हैं। रकम के कॉलम में 5000 रुपये। 3 तारीख को गीता को 3000 का माल रोकड़ी से बेचा, तो बच्चों जब माल बेचते हैं तो रोकड़ आती है कि जाती है? यस बच्चों, रोकड़ आएगी। जब रोकड़ आती है तो हमको यहाँ पे लिखनी है 3 तारीख बिक्री खाता, रोकड़ से बिक्री और 3000 रुपये लिख देंगे। नेक्स्ट 5 तारीख को अमित के पास से 2000 का माल रोकड़ी से खरीदा। खरीदते हैं तो माल आता है और रोकड़ जाती है। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि रोकड़ आ रही कि जा रही। तो 5 तारीख के व्यवहार में रोकड़ जा रही है तो हम लोग जमा पक्ष में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5 फरवरी 2015 खरीद खाता, रोकड़ खरीदी 2000 रुपये। नेक्स्ट 7 तारीख को धंधे में अधिक रकम की जरूरत होने से रुपये 5000 नकद धंधे में लाए। तो धंधे में अगर हम लोग अधिक से 5000 रुपये रोकड़ लाएंगे तो रोकड़ आएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पूंजी खाता, बिकॉज ऑफ हम जो रोकड़ लेके आ रहे हैं उसको पूंजी स्वरूप में लेके आ रहे हैं। तो 7 तारीख पूंजी खाता और रुपये 5000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट 9 तारीख को रुपये 800 बीमा प्रीमियम का चुकाया। जब बीमा प्रीमियम के पैसे चुकाते हैं तो रोकड़ जाती है बच्चों। जमा पक्ष में हम लिखेंगे बीमा प्रीमियम खाता 9 तारीख और रकम के कॉलम में 800 रुपये। 10 तारीख को गणेश फर्नीचर मार्ट में से 4000 का फर्नीचर रोकड़ से खरीदा। रोकड़ से खरीदेंगे और फर्नीचर आ रहा है लेकिन रोकड़ तो जा रही है बच्चों। तो आप जमा पक्ष में जाओगे, लिखोगे 10 तारीख फर्नीचर खाता और ये 4000 रुपये। फिर 12 तारीख को कमीशन पेटे रुपये 1500 मिले, यानी कि हमारे पास 1500 रुपये मिले हैं बच्चों। जब मिलेंगे तो हम यहाँ उधार में लिखेंगे 12 तारीख कमीशन खाता 1500 रुपये। उसी में आगे 12 तारीख को ऐसा लिखा होगा दलाली के 1200 रुपये चुकाए। तो बच्चों मिलते हैं तो हम उधार में लिखते हैं, यानी पैसे आते हैं तो हम लोग उधार में लिखेंगे और पैसे जब जाएंगे दलाली के तो हम लोग लिखेंगे जमा में। तो जमा में भी आपको 12 तारीख लिखनी है, दलाली खाता लिखना है और रकम के कॉलम में 1200 रुपये लिख देने हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं 14 तारीख की। तो 14 तारीख को महेश के पास से लीना में से 3000 मिले तो बच्चों सिंपल सी बात है, आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। आप आय पक्ष में जाना और उधार पक्ष में यहाँ पे लिखना 14 तारीख महेश खाता 3000 रुपये। सामने 16 तारीख को हम देखते हैं वेतन के 1000 और लाड़ी भाड़ा के 200 चुकाए। तो आप जाओ यहाँ पे लिखो जमा पक्ष में 16 तारीख को वेतन खाता 1000, उसी के नीचे 16 तारीख को लाड़ी भाड़ा खाता 200 रुपये। नेक्स्ट 18 तारीख को प्रकृति को पुराने हिसाब पेठे 3000 रुपये हमने चुकाए। ठीक है, तो हम चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगी। यहाँ लिखेंगे 18 तारीख प्रकृति खाता 3000 रुपये। 20 तारीख को धंधे के लिए यंत्र खरीदा, यानी यंत्र खरीदो तो यंत्र तो आएगा, लेकिन बच्चों क्या जा रहे हैं हमारे पास कैश जा रही है, रोकड़ जा रही है, तो हम लोग लिखेंगे जमा पक्ष में 20 तारीख यंत्र खाता 2000 रुपये। 23 तारीख धंधे में अधिक रकम की जरूरत पड़ने पर रमेश भाई के पास से हमने 10,000 की लोन खरीदी और 10% का ब्याज दर। तो 10,000 रुपये हमारे पास आए, तो 23 तारीख को रमेश भाई की 10% की लोन यहाँ पे लिख देंगे 10,000। और दूसरा रोकड़ खरीदी, माने कि रोकड़ में खरीदी की, तो यहाँ पे लिख देंगे 7,000 जमा पक्ष में। और प्राइम को कोऑपरेटिव बैंक में 3,000 भरे तो पैसे जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा होगा प्राइम कोऑपरेटिव बैंक खाता 3,000 रुपये। अब क्या करना है बच्चों, आपको इसका टोटल करना है, यहाँ टोटल करिए तो 27,500 यहाँ पे लिखा, सारी कीमतें आप माइनस करोगे तो यहाँ पे जो शेष बचेगा उसको बोलेंगे 33,000 रुपये। ये 3,300 रुपये, इसको वापस यहाँ पे लिखना है। मार्च का महीना आएगा फरवरी के बाद, शेष आगे ले गए
3,300 रुपये आपके 2015 के हिसाब से आपको